नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सोहम यस गावंडे में। चलिए सुनते हैं पूजनीय बापूजी के सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा और हमारे जीवन को और भी सुंदर, सरल और सफल बनाने का प्रयास करते हैं। सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा, लेखक मोहनदास करमचंद गांधी, भाग 13। विषय आखिर विलायत पहुंचा। जहाज में मुझे समुद्र का तो ज़रा भी कष्ट नहीं हुआ, पर जैसे जैसे दिन बीतते जाते वैसे वैसे मैं अधिक परेशान होता जाता था। स्टुअर्ट के साथ बातचीत करने में भी शर्माता था। अंग्रेजी में बातें करने की मुझे आदत ही न थी। मजमूदार को छोड़कर दूसरे सब मुसाफिर अंग्रेज थे। मैं उनके साथ बोल न पाता था। वे मुझसे बोलने का प्रयत्न करते तो मैं समझ न पाता, और समझ लेता तो जवाब क्या देना सो सोचता न था। बोलने से पहले हर एक वाक्य को जमाना पड़ता था। कांटे चम्मच से खाना आता न था, और किस पदार्थ में मांस नहीं है यह पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। इसलिए मैं खाने की मेज पर तो कभी गया ही नहीं। अपनी कोठरी में ही खाना खाता था। अपने साथ खास करके जो मिठाई वगैरह लाया था उन्हीं से मैंने काम चलाया। मजमूदार को तो कोई संकोच नहीं था। वे सबके साथ घुल मिल गए थे। डेक पर भी आज़ादी से जाते थे। मैं सारे दिन कोठरी में बैठा रहता था। कभी कदाच जब डेक पर थोड़े लोग होते तो कुछ देर वहाँ जाकर बैठ लेता था। मजमूदार मुझे समझाते कि सबके साथ घुलो मिलो, आज़ादी से बातचीत करो। वे मुझसे यह भी कहते कि वकील की जीभ खूब चलनी चाहिए। वकील के नाते वे अपने अनुभव सुनाते और कहते कि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, उसमें गलतियां तो होंगी ही, फिर भी खुलकर बोलते रहना चाहिए। पर मैं अपनी भीरुता छोड़ न पाता था। मुझ पर दया करके एक भले अंग्रेज ने मुझसे बातचीत शुरू की। वे उम्र में बड़े थे। मैं क्या खाता हूँ, कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किसी से बातचीत क्यों नहीं करता आदि प्रश्न वे पूछते रहते। उन्होंने मुझे खाने की मेज पर जाने की सलाह दी। मांस न खाने के मेरे आग्रह की बात सुनकर वे हंसे और मुझ पर तरस खाकर बोले, यहाँ तो ठीक है, पर बिस्के की खाड़ी में पहुँचने पर तुम अपने विचार बदल लोगे। इंग्लैंड में तो इतनी ठंड पड़ती है कि मांस खाए बिना चलता ही नहीं। मैंने कहा, मैंने सुना है कि वहाँ लोग मांसाहार के बिना रह सकते हैं। वे बोले, इसे गलत समझो। अपने परिचितों में मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता जो मांस न खाता हो। सुनो, मैं शराब पीता हूँ, पर तुम्हें पीने के लिए नहीं कहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम्हें मांस तो खाना ही चाहिए। मैंने कहा, इस सलाह के लिए मैं आपका आभार मानता हूँ, पर मांस न खाने के लिए मैं अपनी माताजी से वचनबद्ध हूँ। इस कारण मैं मांस नहीं खा सकता। अगर उसके बिना ही काम न चला तो मैं वापस हिंदुस्तान चला जाऊंगा, पर मांस तो कभी न खाऊंगा। बिस्के की खाड़ी आई। वहाँ भी मुझे न तो मांस की ज़रूरत मालूम हुई और न मदिरा की। मुझसे कहा गया था कि मैं मांस न खाने के प्रमाण पत्र इकट्ठा कर लूँ। इसलिए इन अंग्रेज मित्र से मैंने प्रमाण पत्र मांगा। उन्होंने खुशी खुशी दिया। कुछ समय तक मैं उसे धन की तरह संभाले रहा। बाद में मुझे पता चला कि प्रमाण पत्र तो मांस खाते हुए भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसलिए उनके बारे में मेरा मोह नष्ट हो गया। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो ऐसे मामले में प्रमाण पत्र दिखाकर मुझे क्या लाभ हो सकता है। दुख सुख सहते हुए यात्रा समाप्त करके हम साउथहैम्पटन बंदरगाह पर पहुँचे। मुझे याद है कि उस दिन शनिवार था। जहाज पर मैं काली पोशाक पहनता था। मित्रों ने मेरे लिए सफ़ेद फलालेन के कोट पतलून भी बनवा दिए थे। उन्हें मैंने विलायत में उतरते समय पहनने का विचार रखा था, यह समझकर कि सफ़ेद कपड़े अधिक अच्छे लगेंगे। मैं फलालेन का सूट पहनकर उतरा। सितंबर के आखिरी दिन थे। मैंने वहाँ इस पोशाक में एक अपने को ही देखा। मेरी पेटियाँ और उनकी चाबियाँ तो ग्रिंडले कंपनी के एजेंट ले गए थे। सबकी तरह मुझे भी करना चाहिए, यह समझकर मैंने तो अपनी चाबियाँ भी दे दी थी।
मेरे पास 4 सिफारिशी पत्र थे। डॉक्टर प्राणजीवन मेहता के नाम, दलपत राम शुक्ल के नाम, प्रिंस रंजीत सिंह जी के नाम और दादा भाई नौरोजी के नाम। मैंने साउथहैम्पटन से डॉक्टर मेहता को एक तार भेजा था। जहाज में किसी ने सलाह दी थी कि विक्टोरिया होटल में ठहरना चाहिए। इस कारण मजमूदार और मैं उस होटल में पहुँचे। मैं तो अपनी सफ़ेद पोशाक की शर्म से ही गड़ा जा रहा था। 30 पर होटल में पहुँचने पर पता चला कि अगले दिन रविवार होने से ग्रीनले के यहाँ से सामान सोमवार तक नहीं आएगा। इससे मैं परेशान हुआ। 7-8 बजे डॉक्टर मेहता आए। उन्होंने प्रेम भरा विनोद किया। मैंने अनजाने रेशमी रोओं वाली उनकी टोपी देखने के ख्याल से उठाई और उस पर उल्टा हाथ फेरा। इससे टोपी के रोए खड़े हो गए। डॉक्टर मेहता ने देखा, मुझे तुरंत ही रोका, पर अपराध तो हो चुका था। उनके रोकने का नतीजा तो यही निकल सकता था कि दोबारा वैसा अपराध न हो। समझिए कि यहीं से यूरोप के रीति रिवाजों के संबंध में मेरी शिक्षा का श्री गणेश हुआ। डॉक्टर मेहता हंसते हंसते बहुत सी बातें समझाते जाते थे। किसी की चीज़ छूनी नहीं चाहिए। किसी से जान पहचान होने पर जो प्रश्न हिंदुस्तान में यूं ही पूछे जा सकते हैं, वे यहाँ नहीं पूछे जा सकते। बातें करते समय ऊंची आवाज़ से नहीं बोल सकते। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों से बात करते समय सर कहने का जो रिवाज है, वह यहाँ अनावश्यक है। सर तो नौकर अपने मालिक से अथवा बड़े अफसर से कहता है। फिर उन्होंने होटल में रहने के खर्च की भी चर्चा की और सुझाया कि किसी निजी कुटुंब में रहने की ज़रूरत पड़ेगी। इस विषय में अधिक विचार सोमवार पर छोड़ा गया। कई सलाहें देकर डॉक्टर मेहता विदा हुए। होटल में तो हम दोनों को यही लगा कि यहाँ कहाँ आप फंसे। होटल महंगा भी था। माल्टा से एक सिंधी यात्री जहाज पर सवार हुए थे। मजमूदार उनसे अच्छे घुल मिल गए थे। ये सिंधी यात्री लंदन के अच्छे जानकार थे। उन्होंने हमारे लिए 2 कमरे किराए पर लेने की जिम्मेदारी उठाई। हम सहमत हुए और सोमवार को जैसे ही सामान मिला, बिल चुकाकर उक्त सिंधी सज्जन द्वारा ठीक किए कमरों में हमने प्रवेश किया। मुझे याद है कि मेरे हिस्से का होटल का बिल लगभग 3 पाउंड का हुआ था। मैं तो उसे देखकर चकित ही रह गया। 3 पाउंड देने पर भी भूखा रहा। होटल की कोई चीज़ मुझे रुचती नहीं थी। एक चीज़ ली और वह नहीं रुची। दूसरी ली, पर दाम तो दोनों के ही चुकाने चाहिए। यह कहना ठीक होगा कि अभी तो मेरा काम बम्बई से लाए हुए पाथेय से ही चल रहा था। इस कमरे में भी मैं बहुत परेशान रहा। देश की खूब याद आती थी। माता का प्रेम मूर्तिमान होता था। रात पड़ती और मैं रोना शुरू करता। घर की अनेक स्मृतियों की चढ़ाई के कारण नींद तो आ ही कैसे सकती थी। इस दुख की चर्चा किसी से की भी नहीं जा सकती थी। करने से लाभ भी क्या था। मैं स्वयं ही नहीं जानता था कि किस उपाय से मुझे आश्वासन मिलेगा। यहाँ के लोग विचित्र, रहन सहन विचित्र, घर भी विचित्र, घर में रहने का ढंग भी विचित्र। क्या कहने और क्या करने से यहाँ शिष्टाचार के नियमों का उल्लंघन होगा, इसकी जानकारी भी मुझे बहुत कम थी। 30 पर खाने पीने का परहेज और खाने योग्य आहार सूखा तथा नीरस लगता था। इस कारण मेरी दशा सरौते के बीच सुपारी जैसी हो गई थी। विलायत में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता था और देश को लौटा नहीं जा सकता था। विलायत पहुंच जाने पर तो 3 साल वहां पूरे करने का मेरा आग्रह था। यह प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।